हेलो स्टूडेंट, कैसे पुष्प पादपों में दोहरा निषेचन की क्रिया होती है? क्लियर है सभी को? तो बताइए जरा आपके दिमाग में क्या, अगर आपको मैं बोलूं कि परागकण की संरचना जो आप सभी के नर भाग था, है ना, ये कौन सा भाग था? आपका जो पुष्प का पुंकेश्वर भाग था। आप सभी को पता है इसका जो पराग कोश वाला भाग है, इस पराग कोश में किसका, लघु बीजाणु के अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है ना। और ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये क्या करेंगे? टैपिटम से पोषण प्राप्त करते थे और फिर ये परिपक्व होकर के किस में परिवर्तित हुए हैं? परागकण में परिवर्तित हुए। सभी को इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम परागकण की संरचना को एक बार देख ले तो आपको मैंने क्या बताया था, ये जो परागकण की संरचना होती है, अगर हम इसके अंदर केंद्रक और कोशिकाओं को देखेंगे तो आपको क्या दिखती है? यहाँ पर क्या होगी? एक बड़ी कोशिका होती है और दूसरी क्या होगी? छोटी कोशिका होगी। सभी को पता है ये जो बड़ी कोशिका होती है इसे हम क्या कहेंगे? कायिक कोशिका कहते हैं। ये भी आप सभी को पता है, ठीक है। और ये जो कायिक कोशिका है तो इसका भी अपना केंद्रक है और इसका भी अपना केंद्रक है। और ये कोशिका कौन सी कोशिका है? जनन कोशिका है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे निषेचन की क्रिया में इन दोनों कोशिकाओं का काफी सारा योगदान रहता है, यानी कि पूर्ण रूप से इन्हीं का योगदान रहता है। क्या योगदान रहेगा? आप देखोगे जो कायिक कोशिका होगी निषेचन के टाइम पर ये क्या करेगी? एक रास्ते का निर्माण करती है, ठीक है। क्या करेगी? एक रास्ते का निर्माण करेगी जिसे आप क्या कहोगे? पराग नली कहते हो। पराग नली कहते हो। पराग नली यानी कि पॉलन ट्यूब कहोगे। एक ट्यूब जैसी संरचना का निर्माण करेगी। क्लियर? जबकि जो जनन कोशिका होगी वो आगे चल करके क्या करेगी? दो नर युग्मक का निर्माण करती है, ठीक है। और कैसे करेगी? इस जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर दो नर युग्मक का निर्माण होगा। आपको पता है कि परागकण क्या है? एक अगुणित संरचना है ना। तो यहाँ पर जो जनन कोशिका होगी वो भी क्या है? अगुणित संरचना होगी। और यहाँ पर जो दो नर युग्मक का निर्माण होगा वो भी कैसे होंगे? यहाँ दो नर युग्मक तो बनेंगे लेकिन दोनों कैसे होंगे? अगुणित होंगे, क्योंकि यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई है? यहाँ तक क्लियर था, ठीक है। अब हमने निषेचन को समझना है। आप सभी को पता है कि अब ये जो परागकण होगा ये किसी माध्यम से होते हुए, चाहे ये वायु हो सकती है, जल हो सकता है या फिर कीट, किसी भी माध्यम से होते हुए कैसे जाएगा? परागण की क्रिया के थ्रू कहां जाएगा? मादा की वर्तिकाग्र पर जाएगा। तो अब हम यहाँ पर मादा की संरचना को बना देते हैं, ठीक है। तो मादा की संरचना अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आपने देखी है मादा की संरचना, है ना। यही देखी थी मादा की संरचना, यही है। ये क्या है? स्त्री केसर की संरचना है। इसका सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? इस भाग को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। और ये कैसा होता है? स्टिकी होता है ना, स्टिग्मा, स्टिग्मा कहते हैं हम इसे। फिर ये क्या है? ये भाग होगा इसका वर्तिका का, यानी कि स्टाइल भाग था, ठीक। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा? अंडाशय, यानी कि ओवरी होगी। क्लियर है सभी को? और इसके अंदर भी आप सभी को पता है एक संरचना होती है जो कि क्या कहलाएगी? बीजांड कहलाती है। अब आपने बीजांड के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। आप सभी को यह भी पता है कि बीजांड की संरचना अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में उल्टी होगी, किसी में सीधी होगी, वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा आपको लगेगा कि किस तरीके से हम देखेंगे, हम बीजांड को कुछ इस तरीके से बना देते हैं, उल्टा बीजांड बना करके एक बार देखेंगे, ठीक है। तो बीजांड की ये आउटर लेयर थी, आप सभी को पता है ना। अध्यावरण थे बीजांड के, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण थे, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो एरिया था इसके बीच का, इसे क्या कहा था? बीजांड काय, है ना। ये कौन सा एरिया है? बीजांड काय का एरिया है, ठीक है। ये किसकी संरचना है? बीजांड की संरचना है। अब बीजांड के अंदर आप सभी को पता है कि किसका निर्माण हुआ था? बीजांड काय के अंदर यहाँ पर भ्रूण कोश का निर्माण हुआ था कि नहीं हुआ था? जब हम गुरु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ रहे थे तो गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु आगे चल करके किसका निर्माण कर रहा था? भ्रूण कोश का निर्माण कर रहा था, है ना। एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रहा था। और अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो सैक अंदर कैसे संरचना होती है?
उसमें क्या होती है, बीजांड द्वार के सम्मुख 3 कोशिकाएं थी, यहाँ पर 1 कोशिका, यहाँ पर 2 कोशिका और ये कौन सी कोशिका, तीसरी कोशिका थी 3 कोशिकाएं, है ना। और यहाँ नीचे ऊपर चलाजा की साइड भी 3 कोशिकाएं थी और यहाँ मध्य में क्या थे, 2 केंद्रक, यानी कि यहाँ पर 1 कोशिका थी। इतनी बात सभी को क्लियर थी, सभी को क्लियर थी। चलाजा की साइड वाली कोशिकाएं जो थी उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते थे, ठीक है। एंटीपोडल सेल किसे कहेंगे, जो चलाजा की साइड रहती है। जबकि जो बीजांड द्वार यहाँ पर, जहां पर अध्य आवरण नहीं पाया जाता था, उस भाग को हमने क्या कहा था, ये जो भाग था ये था बीजांड द्वार का, है ना, माइक्रोपाइल का भाग था। यहाँ पर क्या होता है, किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता था। और बीजांड द्वार के सम्मुख भी 3 कोशिकाएं थी, जिसमें से जो 2 कोशिकाएं थी, कौन कौन सी कोशिकाएं, ये जो साइड की कोशिकाएं है ना, ये इस तरीके से, ये जो साइड की कोशिका थी, आपको पता है कि इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या कहेंगे, सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ मध्य में जो कोशिका होती है उस कोशिका को क्या कहेंगे, ध्रुवीय कोशिका कहेंगे, ध्रुवीय केंद्र कहेंगे, या फिर द्वितीय कोशिका कहते हैं। ये सभी को, इतनी बात सभी को क्लियर थी या नहीं थी, बताओ, ये सभी को क्लियर है अच्छी तरीके से, ये संरचना सभी को क्लियर है। हाँ, प्रतिमुख, प्रियंका का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि जो प्रतिमुख कोशिका है वो बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के सम्मुख, याद रखिए, चाहे आप किसी भी तरीके का बीजांड बना रहे हो, मैंने आपको बीजांड इस तरीके से भी बताया था कि जिसमें क्या था, ये जो बीजांड द्वार था वो नीचे की साइड था, ये वाला पड़ा था, है ना। तो इस कंफ्यूजन को भूल जाओ हमेशा कि जहां पर भी बीजांड द्वार होगा, जहां पर अध्य आवरण अनुपस्थित होगा, हमेशा याद रखोगे वहां पर कौन सी कोशिकाएं होती है, सहायक कोशिकाएं, और कौन सी, अंड कोशिकाएं, ठीक है। और चलाजा वाला साइड जो होता है वहां पर हमेशा प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। ये अपने दिमाग में गांठ बांध देना इस बात को। बीजांड की संरचना चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी, चाहे नीचे को हो, आपके दिमाग में यही बात रहनी चाहिए, बीजांड द्वार के सम्मुख सहायक कोशिका और अंड कोशिका होती है, जबकि चलाजा की साइड कौन होगी, प्रतिमुख कोशिका। क्लियर हुआ ये डाउट, ये क्लियर रखोगे, ठीक है, सही, ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। तो इतनी बात सभी को क्लियर है। अब यहां पर हमें पता है कि यहां क्या हुआ है, हमने तो परागण की क्रिया पढ़ ली है ना, हमने निषेचन पूर्व प्रवस्थाएं पढ़ ली है। निषेचन पूर्व प्रवस्था में हमारा जो पुष्प था उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण हो गया है। अब जो नर युग्मक है वो किसी माध्यम से होते हुए, माना बाद ये माध्यम हवा है, हवा से होते हुए कहाँ आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे किसमें, मादा भाग में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया, यहां तक की क्रिया जो थी, स्थानांतरण तक की जो क्रिया थी, यहां पर परागकण आ चुका है। ये जो क्रिया हुई है स्थानांतरण की, ये तो क्या है, परागण की क्रिया है। लेकिन अब इसके बाद जो क्रिया स्टार्ट होगी, परागकण यहाँ चिपक गया, इसके बाद परागकण क्या करने वाला है, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, निषेचन की क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। अब आपका यहाँ पर क्या होंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही परागकण आएगा, यहाँ पर बहुत सारे परागकण आएंगे, ठीक है। अब जो ज्यादा जल्दी क्या करेगा, अपने आप को विभाजित करके अपनी कायिक कोशिकाओं से होते हुए पराग नली का निर्माण करेगा, तो उसी का नर युग्मक आगे बढ़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको मैंने अभी परागकण की संरचना बताई कि परागकण में क्या है, ये कायिक कोशिका है, एक कायिक कोशिका बड़ी वाली होती है और छोटी जो होगी वो क्या होती है, जनन कोशिका होती है, ठीक है। कायिक कोशिका और ये कौन सी हो गई है, जनन कोशिका हो गई है। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो कायिक कोशिका होती है ये आकार में बड़ी है, तो ये क्या करेगी, आगे चल करके एक ट्यूब जैसी संरचना का निर्माण करेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर एक परागकण की अगर मैं आपको संरचना बना करके दिखा दूं, तो ये जो ट्यूब आपको नजर आएगी, माना बात ये कोई परागकण था, इसकी जो कौन सी कोशिका थी, कायिक कोशिका थी, उस कायिक कोशिका ने आगे चल करके एक नली रूपी संरचना का निर्माण कर लिया। क्या कर रही है, एक नली, एक रास्ता बनाने का निर्माण कर रही है। ये जो नली कहलाती है इसी को हम क्या कहेंगे, पराग नली कहते हैं, ठीक है। ये कौन सी नली है, पोलन ट्यूब हम इसको कहेंगे।
क्लियर बात है। अब आप अगर एक बार ध्यान से देखोगे, हमने परागकण की संरचना कैसे बनाई है। हमारी जो कायिक कोशिका है वो तो अब ऐसी हो गई है, पतली सी और लंबी सी हो गई है ना। अब आपको दिख रहा है कि जनन कोशिका भी तो इसके अंदर ही है। अब जनन कोशिका में भी यहाँ पर क्या हो जाता है, समसूत्री विभाजन हो जाएगा, और समसूत्री विभाजन के पश्चात इस जनन कोशिका में क्या होता है, 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। कायिक कोशिका के अंदर जनन कोशिका है, तो इसका मतलब कायिक कोशिका जब लंबी हो रही है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर रही है, और जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन से 2 नर युग्मक का निर्माण हो गया है, तो अब वो क्या होंगे, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और संरचना दिखाई देती है, वो क्या दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगा कायिक कोशिका का केंद्रक। 3 संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, लेकिन आपको ध्यान क्या करना है, ये जो रेड कलर के मैंने 2 नर युग्मक बनाए हैं, ये संरचना का, ठीक है। तो ये दोनों संरचना किसकी है, नर युग्मक की। ये क्या बन गए हैं, नर युग्मक की संरचना बन गई है। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पोलन ट्यूब जाती है जाती है जाती है। अब इस पोलन ट्यूब को ये तो नहीं पता ना कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। इसको क्या पता है कि अंदर मादा युग्मक कहाँ स्थित है। ये बेचारी कौन सा पढ़ी लिखी है, या फिर इसको कौन सा नॉलेज होगा कि हाँ भाई पराग नली कहाँ है, या हम अपने मादा, जो हमारी मादा युग्मक यहाँ पर छुपी हुई बैठी है, इसके पास कैसे पहुंचे, ठीक है। अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जो सहायक कोशिकाएं हैं, आपको पता है कभी सोचा कि सहायक कोशिका का नाम सहायक कोशिका क्यों पड़ा, क्योंकि सहायक कोशिका यहाँ पर निषेचन की क्रिया होने के लिए एक सहायता प्रदान करती है। वो क्या करेगी, वो यहाँ पर एक तरीके से इसके पास एपरेटस प्रेजेंट होते हैं, उपकरण प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण हम उसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैं एक संरचना बनाती हूँ, जैसे सिनर्जिट सेल की, ठीक है। ये आपकी क्या है, सिनर्जिट सेल है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके सिनर्जिट सेल है, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फिलीफॉर्म उपकरण प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म उपकरण प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करेंगे, ऊपर से आ रही जो पोलन ट्यूब है उसको क्या करेंगे, एक संदेश देने का काम करते हैं कि हाँ यहाँ से द्वार क्या है, खुला हुआ है, अब तुम यहाँ प्रवेश कर लो। तो फिर क्या होंगे, अब देखिए यही इसी सिनर्जिट सेल के बीच में ही तो यहाँ पर हमारा अंड कोशिका है। तो अगर पोलन ट्यूब आकर के यहाँ जुड़ गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर किसी प्रकार का अध्यावरण भी नहीं है, बीजांड द्वार के सम्मुख स्थित है ना, तो ऊपर से जो आ रहे आपके 2 नर युग्मक होंगे वो इसी रास्ते से आते हुए नीचे आएंगे और किसके साथ संलयित हो जाएंगे, इसके साथ। जो पहला आएगा नर युग्मक वो किसके साथ संलयित होगा, इस अंड कोशिका के साथ आसानी से संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ, यहाँ पर जो फिलीफॉर्म एपरेटस थे किसके, हमारे सहायक कोशिका के जो फिलीफॉर्म उपकरण हम उनको कहते हैं या एपरेटस हम उनको कहेंगे, वो संदेश दे रहे हैं किसको, इस पोलन ट्यूब को, कि यहाँ पर क्या है, बीजांड द्वार से यहाँ पर मार्ग खुला हुआ है। तो यहाँ से जो पराग नली होगी वो अंदर प्रवेश करती है। अब जब ये अंदर प्रवेश करेगी तो इसके ऊपर से ये भी तो नीचे को ही झटकेंगे ना, नीचे को ही गिरेंगे, ट्यूब ही नीचे को जा रही है। तो ये जो नर युग्मक है ये आगे चल करके कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। जो पहला नर युग्मक होगा, 2 नर युग्मक से जो पहला नर युग्मक होगा वो किसके पास जाएगा, सीधा सीधा अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, और उसके पश्चात वो किसका निर्माण करता है, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा। क्लियर है। और दूसरा नर युग्मक भी पीछे से आ रहा है, उसको कुछ दिख नहीं रहा, रे मैं कहाँ जाऊं, तो वो यहाँ पर अब खाली स्थान हो गया, यहाँ से वो आगे जाएगा और किससे संलयित होगा, जो मध्य में स्थित ध्रुवीय कोशिका है उसके साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। इसी बात को जो मैंने आपको संलयन की क्रिया को बताया, इसको मैं आपको पीछे बताती हूँ किस तरीके से संलयन हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसकी संरचना बना रहे हैं, एक भ्रूण कोश की संरचना। यहाँ पर ये माना बात अंडाशय की संरचना है। ठीक है, ये जा रही है यहाँ पर आपकी वर्तिका, ये संरचना आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ये भ्रूण कोश की संरचना आप देख रहे हो। ठीक है, भ्रूण कोश की है, मैंने यहाँ पर बीजांड उल्टा बनाया है। उल्टा बनाया है तो उल्टे से देख लो, सीधा भी बन सकता है, कैसे भी बनाओगे। ठीक है, अगर माना बात नीचे की साइड में बीजांड बना रही हूं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है
कि अब जो पोलन ट्यूब ऊपर से आएगी, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं होंगी, ये सहायक कोशिका है, ठीक है, ये क्या है, अंड कोशिका है। तो इसका मतलब जो पोलन ट्यूब आएगी वो कहां से होते हुए आएगी, इस तरीके से होते हुए नीचे आती है और यहाँ पर जुड़ जाएगी, ठीक है। और फिर पीछे से आ रहे जो दो नर युग्मक है वो यहाँ पहुंचेंगे। पहला नर युग्मक यहाँ पर जो अंड सहायक कोशिका है उसके साथ संलयित होगी और दूसरा जो नर युग्मक है वो मध्य में स्थित जो ध्रुवीय कोशिका है उसके साथ संलयित हो जाएगा। क्लियर है सभी को? क्लियर? ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर हमने ये बात कर ली, अब यहां पर समझना है क्या, वही वाली बात जो मैंने आपको बता दी है। देखिए पोलन ट्यूब आकर के जुड़ गई है इस भाग में, ठीक है, इस भाग में जुड़ गई है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब यहां पर आप सभी को पता है कि इसमें क्या है, ये कोशिका, ये है आपकी सहायक कोशिका, इनका नाम लिख लेते हैं, ये हो गई है सहायक कोशिका, ठीक है। ये रेड कलर की जो बना रही हूं मैं, ये हो गई आपकी अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है। उसके बाद मध्य में आप सबको पता है कि यहां पर दो केंद्रीय कोशिका प्रेजेंट होगी जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे या द्वितीयक कोशिका हम इसको कहते हैं, इतनी बात क्लियर, ठीक है। और लास्ट में कौन सी आ गई आपकी एंटीपोडल सेल, इनका भी कोई कार्य नहीं है, ठीक है। ये कौन सी हो गई आपकी प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका। बस अब देखिए, ठीक है, ऊपर पोलन ट्यूब से कौन आ रहे हैं, दो नर युग्मक आ रहे हैं, बड़े चमकीले चमकीले, हा हा हंसते हुए, हा हा, ये दोनों नर युग्मक, ठीक है। और ये सरमाई वीसी हमारी कौन है, ये हमारी है, इसकी एक चुटिया बनाएंगे हम, है ना, ये हमारी कौन है, अंड कोशिका है, खुश हो गई है, ठीक है। और पीछे से भी चलो, ये दो नर युग्मक, ये बेचारे ये दोनों केंद्रक भी दिखा देते हैं गौर से, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दो नर युग्मक आ रहे हैं हमारे, हाय एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, नर युग्मक है, नर युग्मक है, ठीक है। पहला नर युग्मक आया, पहला नर युग्मक कहां जाएगा, हमारे अंड कोशिका के साथ, तो यहां पर मैं लिख रही हूं, ठीक है। पहला जो नर युग्मक है, नर युग्मक, आप सभी को पता है नर युग्मक कैसा होता है, अगुणित नर युग्मक है। ये पहला नर युग्मक आया और किसके साथ संलयित हुआ, हमारी अंड कोशिका के साथ, और अंड कोशिका भी हमारी कैसी होती है, अगुणित होती है। तो इन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर किसका निर्माण करा है, एक युग्मनज का निर्माण करा है, युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करा है, ठीक है। और यहाँ पर जब अगुणित अगुणित संरचना मिल जाती है तो कौन सी संरचना का निर्माण होगा, एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब हमारा पीछे से दूसरा नर युग्मक भी आ रहा है ना। अब ये दूसरा नर युग्मक है, इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो एक नर युग्मक की कहानी आपकी ये रही, अब दूसरे नर युग्मक की कहानी जरा यहाँ पर लिख दो, उस बेचारे को भी हमें खुश करना है। तो जो दूसरा नर युग्मक है हमारा, ये जो दूसरा नर युग्मक है, ठीक है, ये कैसा है, अगुणित होगा, किसके साथ संलयित हो रहा है, जो मध्य में उपस्थित ध्रुवीय केंद्रक है ना, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक हमारा है। अब अगर ये ध्रुवीय केंद्रक है तो ये कैसी संरचना है, द्विगुणित संरचना है, तो ये द्विगुणित संरचना के साथ संलयित हो रहा है। तो ये आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, ये करते हैं प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का, किसका, प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई का यहां पर निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको, दोनों नर युग्मक कैसे क्रिया करेंगे ये आपको क्लियर हो गया है, सभी को क्लियर। अब यहां पर समझो कि 2 बार निषेचन की क्रिया, हम दोहरा निषेचन कह रहे हैं ना, तो वो दोहरा निषेचन यही तो पॉइंट है, यानी कि पहला नर युग्मक आया, उसने अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ और क्या करा, युग्मनज का निर्माण करा। तो यहां पर क्या हुआ है, नर युग्मक और अंड कोशिका के मध्य में संलयन हुआ है। और निषेचन किसे कहते हैं, संलयन को कहते हैं। तो पहला जो संलयन हुआ है वो ये हुआ है, ठीक है। और दूसरा संलयन क्या हो रहा है, एक जो दूसरा नर युग्मक है वो मध्य में आकर के ध्रुवीय केंद्रक के साथ
संलयित हो रहा है। तो यहाँ पर भी संलयन की क्रिया हो रही है, यहाँ पर ये जो दूसरा नर, यहाँ पर दूसरा निषेचन की क्रिया हुई है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है, क्योंकि उनमें दो नर युग्मक का निर्माण होता है और वो दोनों के दोनों नर युग्मक अलग अलग होकर के अलग अलग कोशिकाओं यानी कि अंड कोशिका और ध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है दोहरा निषेचन की, ठीक है। ठीक, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ, क्या अब आ जाते हैं हम यहाँ पर त्रिसंलयन किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये दोहरा निषेचन काफी बार पूछा जाता है और चित्र सहित समझाइए ये भी काफी बार बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो जब आपने पढ़ लिया है। यहाँ पर एक और टॉपिक आता है, त्रिसंलयन किसे कहते हैं। त्रिसंलयन की अगर आप क्रिया देख रहे होंगे तो त्रिसंलयन कहां पर हो रहा है, जब एक नर युग्मक, जो एक अगुणित नर युग्मक है, वो क्या कर रहा है, एक द्विगुणित ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित हो रहा है। तो उसने क्या करी, एक त्रिगुणित, ये क्या हुई है, ये अगुणित और द्विगुणित संरचना मिल करके एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कर रहे हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। ये बात भी क्लियर है सभी को। त्रिसंलयन क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस बात का। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी को क्लियर। बहुत इजी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आवर्तबीजी पादपों में दोहरा निषेचन को सचित्र समझाए, काफी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और जब भी एक्सप्लेन करो, ये जो लाइन है, ये जो ये दिखाना है डायग्राम, अगर सचित्र समझाना है तो आप समझाओगे, लेकिन ये आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन अगर आप डायग्राम के बगल में भी इसको लिख रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है कि एग्जामिनर आपके डायग्राम को देखेगा। इससे अच्छा डायग्राम आप बनाओगे, ठीक है, नेमिंग वगैरह करके, तो वहां पर क्या होगा, तो उनको यही पता चल जाएगा कि बच्चे को पता है कि एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हो रहा है, तो पहला निषेचन ये हो गया, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के संलयित हो रहा है तो दूसरा निषेचन ये हो गया। तो इसको हमने दोहरा निषेचन का, दो बार डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। त्रिसंलयन भी वो समझ जाएंगे जब आपने नर युग्मक के आगे अगुणित संरचना, ध्रुवीय केंद्रक के आगे द्विगुणित संरचना, और जब अगुणित और द्विगुणित संरचना आपस में मिल रही है तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, एक त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है। क्लियर, ठीक है। मुझे लगता है कि सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी को क्लियर भी है, बहुत इजी है, तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, यहां पर ये पॉइंट तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक। चलिए आगे देखिए, कुछ इस तरीके से देख रहे हो, स्टेप नंबर 1 डायग्राम के सहायता से भी दिखा देती हूँ। ये देखो, अब आपको बीजाणु को कुछ इस तरीके से बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पहले स्टेप में क्या हुआ है, अंड कोशिका के साथ संलयित हो रहा है। जो हमारा नर युग्मक था वो किसके साथ संलयित हुआ, पहले स्टेप में अंड कोशिका के साथ संलयित हुआ, और दूसरा यहाँ पर स्टेप बता रहे, तो दूसरा किसके साथ हुआ है, आपके ध्रुवीय केंद्रक के साथ, या आप द्वितीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, कुछ भी कह सकते हो, उसके साथ संलयित हुआ। यहाँ पर द्विगुणित सेल है ये, और ये कैसी है, अगुणित सेल है। ये आगे चल करके नर युग्मक के साथ संलयित होकर के द्विगुणित संरचना बनाएगी, और ये द्विगुणित और अगुणित मिलकर के त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करेगी। भ्रूणपोष क्या होगा इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी पहले आपको ये समझना है। सभी को क्लियर, ठीक है। चलो, अब आपको पता होना चाहिए, एक और बात बता देती हूँ, ठीक है। हम आ गए यहाँ पर, ठीक है, फिर से वही वाली संरचना की बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा। ये संरचना आपको पता है, ये आपकी क्या थी, अंडाशय था, सभी को क्लियर है, ठीक है, अंडाशय था, ठीक। उसके बाद हमने देखा हमारा जो बीजांड था, ये माना बात बीजांड बनाया, ठीक है, ये क्या बना, हमारा बीजांड बना, ठीक, ये क्या है, हमारा बीजांड है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि यहां पर हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पर नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित हो चुके हैं, तो ये संरचना क्या बनी है, युग्मनज बनी है, सभी को क्लियर है। और युग्मनज आगे भी अभी परिपक्व होगा, और वो आगे चल करके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, ठीक है। किसका निर्माण करेगा, आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मध्य में
त्रिसंलयन यानी कि त्रिगुणित कोशिका है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये है हमारा भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष यहाँ पर एक पोषक ऊतक की तरह कार्य करेगा। तो भ्रूणपोष के भी प्रकार आप देखोगे कि कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, किसी में नहीं रहता है, तो उस आधार में भ्रूणपोष भी अलग अलग प्रकार के होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से यहाँ पर बात सुनो। अब देखिए, आपको पता है जो बीज होता है ना, वो किससे बनेगा निषेचन के पश्चात? ये जो बीजांड वाली संरचना, ये जो आपको साइड में दिख रही है, ये जो बीजांड वाली संरचना होगी, ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? बीज में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और ये जो बाहर आपको ये मोटी संरचना दिख रही है ना, ये किस में परिवर्तित हो जाती है? ये हो जाएगी अंडाशय में। ठीक है, और आप सभी को पता है कि अंडाशय के बाहर क्या दिखता है? बाह्य दल ये संरचना होगी, तो ये क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं, क्योंकि इनका कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि हमारा जब निषेचन का काम और संतति बन चुकी है तो दल और बाह्य दल का कुछ काम नहीं होगा। दल तो वैसे भी हट जाएगा, क्योंकि फिर कीटों को आकर्षित करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। और किसी किसी में दल शेष रह भी जाते हैं, लेकिन बहुत से पादपों में जब संतति फल आपका तैयार हो गया तो फिर दल आपको नजर नहीं आएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मिनट, ये अंडाशय में ये फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसको सही कर लो। ये किसमें? अंडाशय जो होगा वो फल में परिवर्तित होगा। तो अगर आप एक फल की संरचना को देखोगे तो फल के कैसी संरचना में दिखता है? माना बात, ये अंडाशय वाला भाग है, ठीक है, ये फल है, ठीक है, उसके अंदर बीजांड था, है ना, तो फल के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? बीज दिखाई देगा। अब बीजांड देखो, हर पुष्प में कोई पुष्प ऐसा होगा जिसमें एक बीजांड पाया जाता है ना, तो उसमें आपको केवल बहुत सारे आपके आसपास ऐसे फल होंगे जिनमें आपको एक ही बीज दिखाई देता है। जैसे कि आपका आम होता है, एक ही गुठली नजर आती है ना, इसका मतलब क्या है? वो एक अंडपी हो जाएगा, एक बीजांड उसमें प्रेजेंट है ना, एक बीजांड प्रेजेंट है तो उसमें आपको एक बीज दिख रहा है। बहुत सारों में आपको काफी सारे बीज देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें बहुत सारे बीजांड प्रेजेंट है और फिर बीज इतने सारी संख्या में आपको नजर आ रहे हैं। क्लियर? ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर भ्रूण क्या है। अगर भ्रूण की हम बात करते हैं तो आपको दिख रहा है ये जो बीजांड वाला भाग है उसके अंदर ही भ्रूण है, तो इसका मतलब जो बीज होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? भ्रूण प्रेजेंट होता है। सबसे अंदर भ्रूण है, फिर बीज है और उसके बाहर फल है। तो इस तरीके से जब भी आप अपने आसपास फलों को खाते हो तो देख लिया करो कि आखिर भ्रूण कहाँ होगा, उस बीज के अंदर भ्रूण रहता है। समझ गए? क्लियर हुई ये सारा डाउट? अब अगले दिन से जब भी फल खाओगे, चाहे अब गर्मियों का टाइम आ गया होगा, है ना, आसपास खेतों में जो तुम्हारे आम के पेड़ उगे होंगे वहां पर आम भी लगने लगे होंगे, तो उनको देखना, और जिसमें ज्यादा बीज भी होंगे और सारे फल भी होंगे तो उनको भी देखना कि आखिर किस तरीके से उनमें बीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि आखिर इस फल का कैसे कैसे, इसका पूरा चरण कैसे हुआ होगा, है ना, इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, आप समझ सकते हो उस चीज को। क्लियर हो गई सभी को ये बात? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ये बात ध्यान रखना है आपने। ठीक है, चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम पोलन ग्रेन जो पराग नली की बात कर रहे थे ना, वो जो पराग नली थी पर कौन थी? जो हमारी कायिक कोशिका है वो क्या करती थी? पराग नली यानी कि एक रास्ते का निर्माण करती है। तो जब आप कभी किसी स्टडी को करोगे माइक्रोस्कोप की सहायता से या पुष्प में आप कभी देखोगे तो यहाँ पर देखा गया है कि ये जो पराग नली है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, ये कैसे क्या होगी? इस तरीके से ये ट्यूब की आकृति की बन जाती है। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो जनन कोशिका है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और दो नर युग्मक का निर्माण होगा, फिर वो नर युग्मक कुछ इसी तरीके से क्या होंगे? आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे रियल में देखा गया है। ठीक है, ठीक, अब मुझे चलो अभी बाद में पूछूंगी मैं आपसे। ठीक है, अब ये कुछ डायग्राम आपके दिए गए हैं तो डायग्राम भी देख लो। पहला जो
यहाँ पर दिया गया है, ये क्या दिया गया आपको पता है? ये ऐसा दिखाई तो आपको ऐसे दे नहीं रहा होगा, लेकिन आपकी बुक में बना है, इसमें बताया गया है परागकणों का। जब आपके जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं तो वहां पर, अब ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा कि एक परागकण थोड़े भी पहुंच रहा है, पहुंचते तो बहुत सारी संख्या में परागकण हैं, लेकिन वहां पर फिर वो क्या होंगे? अंकुरित होने लग जाते हैं। अंकुरित होंगे इसका मतलब परागकण में जो कायी कोशिका है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी, है ना। तो बहुत सारी आपको जो पोलन ट्यूब दिखाई देती है ना, वर्तिका से होती हुई नीचे आती हुई, वो आपको इस तरीके से, ये देख रहे हो, बहुत सारे पोलन ट्यूब निकलती है। अब जिसकी किस्मत अच्छी होगी, केवल इतनी सारी पोलन ट्यूब में से केवल एक ही पोलन ट्यूब परागनली कहां जाएगी? सहायक कोशिका के एपरेटस से जुड़ जाएगी, बीजांड द्वार के अंदर चली जाती है और बाकी सारी फिर नष्ट हो जाएगी। ठीक है, केवल इतने सारे में से केवल एक ही पोलन ट्यूब आगे जाएगी, यानी कि एक ही परागकण की किस्मत होगी कि वो आगे चल करके एक नई संतति का निर्माण कर सकता है। समझ गए? क्लियर हो गया? फिर आपको देखो यहाँ पर बताया गया इतनी सारी जंग हुई, उनमें से एक ही यहाँ पर क्या भी देखो, ये भी आ रही थी, लेकिन ये क्या पता इसका जो परिपक्वन हुआ वो थोड़ा लेट हुआ, है ना। तो जो जिसका जल्दी हुआ वो फटाफट से आकर के कहाँ चली गई? आगे चली गई। ठीक है, यहाँ बीजांड द्वार के पास चली गई। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है? बीजांड द्वार में जैसे ही आई उसके बाद यहाँ पर अंड कोशिका से संलयित, ध्रुवीय कोशिका से संलयित, और फिर आपको लास्ट में क्या दिख रहे हैं? ये संरचनाएं दिख रही है। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक, चलो अब आ जाओ जरा, एक टॉपिक रह गया है आपका, क्या होता है, एक दो क्वेश्चन ये भी बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखेंगे कृत्रिम संकीकरण क्या होता है। कृत्रिम संकीकरण यानी कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये आपके परागण क्रिया से संबंधित है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपका जो परागण की क्रिया है वो दो प्रकार की होती है ना। एक स्वपरागण होता है और एक परपरागण होता है। स्वपरागण वो क्रिया होगी जिसमें किसी भी पुष्प का जो नर भाग, जो भी परागकण होगा, वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र के शरीर पर क्या हो रहा है? स्थानांतरित होता है, यानी कि अपने ही उसी का नर युग्मक है, उसी की मादा के साथ संलयित हो रहा है। इसको हमने स्वपरागण कहा था। जबकि परपरागण में किसी और पादप का पुष्प का नर भाग जो होगा, उसके जो परागकण होंगे वो स्थानांतरित होंगे, किसी दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ठीक है, इसको हम परपरागण कहते हैं। स्वपरागण में आपको आनुवंशिक विभिन्नताएं देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उसकी संतति होगी। जबकि परपरागण में आपको बहुत सारी विशेषताएं देखने के लिए मिलती है, वहां पर आनुवंशिक विभिन्नताएं होंगी, तभी आपको अच्छे गुण देखने के लिए मिलते हैं। तो है ना, अब खुद देखो, परपरागण में देखो, स्वपरागण में क्या हो रहा है? मानववाद एक पुष्प है, ठीक है, ये उसका पुंकेश्वर भाग है, ठीक, ये उसकी स्त्री केसर भाग है। ठीक है, अब जब ये पुष्प ही क्या है? एक पुष्प है, इसमें क्या हो रहा है? आनुवंशिक विभिन्नता, यानी कि इसका जो भी आनुवंशिक रूप होगा वो क्या होगा? एक समान ही तो होगा। इनकी जो संतति पैदा होगी वो भी तो इन्हीं के समान रहेगी, कुछ गुण ही प्रेजेंट नहीं होंगे। तो स्वपरागण अच्छा नहीं है उतना, है ना। जबकि परपरागण अच्छा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? आपके पास दो पुष्प है। ठीक है, माना बाद ये क्या है? नर संरचना है। ठीक है, अब ये क्या है? कोई मादा संरचना का पुष्प होगा, या इसमें कोई नर भाग भी रहा होगा। ठीक है, ये दूसरा पुष्प है। अब देखो इनमें अंतर क्या है। माना बात ये पुष्प है, इसकी क्या होगी? रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी है ना। इस पुष्प की क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। ठीक है, अच्छी है, ये तो इसका गुण हो गया ना। अब दूसरा जो पुष्प है, इसका क्या है? इसकी उत्पादन क्षमता, यानी कि ये बहुत ज्यादा फल फटाफट गति में, बहुत ही जल्दी इसमें फल का परिपक्वन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगी? इसकी जो परिपक्वन क्षमता है, इसकी जो संतति का परिपक्वन है वो काफी अधिक मात्रा में होता है, काफी अधिक फल लगते इस पेड़ में, ऐसी बात कर सकते हैं, काफी अधिक होता है। ठीक है, काफी अधिक उत्पादन होता है। अब आपके दिमाग मनुष्य है, मनुष्य हमेशा अपने फायदे की चीज सोचता है ना। स्वपरागण में तो भाई अगर जो इसका गुण होगा वो इसका गुण होगा, है ना। इसकी अगर उत्पादन क्षमता कम है तो इसकी भी वही उतनी ही रहेगी, बराबर ही रहेगी। जबकि परपरागण में हम देख रहे हैं कि एक की अगर कम भी है,
हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं और एक ऐसी संतति बना सकते हैं जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है और उसकी क्या है, परिपक्वन यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक है। ये किसके द्वारा संभव है, जब परपरागण की क्रिया हो रही है, इसीलिए परपरागण को अच्छी विधि माना गया। अब अगर इसके परागकण, इसके जो परागकण है, इस परागकणों में गुण है, बड़े ताकतवर है ना, अगर ये क्या इस मादा में स्थानांतरित होंगे जिसमें क्या होगी, काफी अधिक परिपक्व इसकी उत्पादन क्षमता होगी, तो जो इनकी संतति पैदा होगी उसमें तो इन दोनों के गुण प्रेजेंट होंगे ना, तो आपके खेतों में ये वाली संतति उगेगी, तो उसमें आपको कोई भी ज्यादा अधिक आपकी जो संतति होगी उसको नुकसान भी नहीं होगा और वो अधिक उत्पादन देगी, तो फायदा तो हुआ ना परपरागण का आपके क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए परपरागण ज्यादा अच्छी विधि है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे पादप है जो स्वपरागण की क्रिया करते हैं, तो अब उनको रोकने के लिए या हम अब यहाँ पर कृत्रिम संकीकरण यानी कि हम कैसे किसी भी जो भी द्विलिंगी पुष्प होगा, ठीक है, उनमें हम किस तरीके से स्वपरागण की क्रिया को रोक सक करके हम अपनी सहायता से क्या कराएंगे, यहाँ पर परपरागण की क्रिया को कराते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम संकीकरण कहते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो क्या क्या विधि अपनाई जाती है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 विधि आपको दी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। ठीक है, क्या है, एक होता है विपुंसन, दूसरा होता है बैगिंग बोरा अवस्था, जिसे हम क्या कहेंगे, बैगिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इमस्कुलेशन की बात करेंगे, ये इमस्कुलेशन कहेंगे, इसको हम बैगिंग कहेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों तरीके से आपने याद रखना है। अब इसमें विपुंसन में हम क्या होता है, विपुंसन में देखो डायग्राम से समझो, चलो पहले यहीं से समझ लो। विपुंसन की बात कर रहे हैं, ठीक है, विपुंसन। तो विपुंसन में हम क्या करते हैं, माना बात हमारे पास कोई पुष्प है, ठीक है, पुष्प है, ठीक है, और ये पुष्प का नर भाग है और ये क्या है, इसकी मादा भाग है। ठीक है, और हमारे पास कोई अच्छे गुण का पुष्प दूसरा रखा हुआ है, क्योंकि हम कृत्रिम संकीकरण कर रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से परागकणों को कृत्रिम रूप से क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। हमारे पास अच्छे गुण वाला भी क्या है, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पुंकेश्वर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसकी स्त्री केशर अभी बनी नहीं है, एक लिंगी पादप से हमने लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं है जरूरी कुछ भी लोगे। अब हम विपुंसन में क्या करते हैं, हमें चाहिए कि इस मादा के साथ ये वाले पुष्प का नर क्या कर सके, अपने परागकणों को स्थानांतरित करे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नर भाग है इसको हटाना पड़ेगा। ये नर भाग अगर यहाँ पर परिपक्व हो गया और इसके परागकण का निर्माण हो गया, तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, आसानी से स्वपरागण कर सकता है। तो इस स्वपरागण को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, विपुंसन क्रिया का उपयोग करते हैं। विपुंसन में हम क्या करते हैं, चिमटी की सहायता से, चिमटी या किसी भी कैंची की सहायता से, चिमटी की सहायता से हम क्या करते हैं, सहायता से पुष्प के नर भाग यानी कि पुंकेसर को हटा देते हैं। पुष्प से क्या करेंगे, सहायता से पुष्प से पुंकेश्वर भाग को हटा देते हैं। इस हटाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ पर आप डायग्राम को देख सकते हो कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस पुष्प के नर भाग पुंकेश्वर भाग को हटा रहा है, किसकी, चिमटी या कैंची की सहायता से। ठीक है, अब यहाँ पर फायदा क्या होगा इससे आप आसानी से कृत्रिम संकीकरण करा सकते हो। जब आपने चिमटी की सहायता से ये नर भाग को हटा दिया, अब इसकी जो वर्तिका है वो परिपक्व होगी, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी वांछित, आपने ये वाला पुंकेश्वर चूज करा है इसके लिए, तो अब आप क्या करोगे, इसके यहाँ पर इसके जो परागकण है इसको चाहे किसी भी सहायता से, हाथ की सहायता से, ठीक है, वो क्या कर लोगे, इसकी मादा पर स्थानांतरित कर लोगे। कृत्रिम संकीकरण कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पर जो संतति होगी वो किसकी होगी, इन दोनों की संतति पैदा हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ गए? तो ये करते हैं हम कृत्रिम संकीकरण के लिए। ठीक है, ये क्या हो गया, परपरागण करा दिया हमने। चलिए, तो पहला तो विपुंसन हो गया, दूसरा आ जाता है आपका बोरावस्था। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बैगिंग में हम क्या करते हैं, बैगिंग में क्या करते हैं, देखो अब इसी में समझो, इसमें कैसे समझो, देखो अब जब आपने पुंकेश्वर भाग को हटाया, ठीक है, पुंकेश्वर भाग को हटा दिया, माना बात यहाँ पर कोई दूसरा पादप होगा, उसका पुंकेश्वर के परागकण भी तो निकल रहे होंगे, लेकिन आपने तो इस पुष्प के लिए ये चूज करा है ना,
अब क्या पता जब तक आप यहाँ पर इसको लेकर के जा रहे हो, इसके परागकणों को स्थानांतरित करा रहे हो, तब तक ऐसा हो जाए कि दूसरे पादप के परागकण हवा या किसी माध्यम से होते हुए इसके साथ संलयित हो जाए, यहाँ इसकी वर्तिका पर स्थानांतरित हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर बैगिंग का यूज करते हो, अर्थात इस जो स्त्री केसर है इसको किसी बटर पेपर या कागज की सहायता से ढक देते हो। ठीक है, क्या कर दोगे, बैगिंग कर देगो। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया है कि इसमें कोई और नर युग्मक ना आ जाए, तो इसको क्या करोगे, बैगिंग कर दिया आपने। अब बैगिंग जब आपने कर दिया तो आप कृत्रिम संकीकरण कैसे करोगे, अब इसके यहाँ पर जो इसके परागकण है वो यहाँ पर नहीं आ सकते, इसके भी नहीं आ सकते क्योंकि ये तो ढका हुआ है। अब यहाँ पर कृत्रिम संकीकरण आप करोगे, आप क्या करोगे, इसके परागकणों को लोगे, इस बैग को उठा करके इसके परागकणों को यहाँ पर रख दोगे। ठीक है, और वापस से इस बैग से ढक दोगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने बैग हटा दिया तो इसके परागकण भी तो आने की संभावना ही है ना। तो जब तक निषेचन नहीं हुआ है तब तक आपको इस बैग को नहीं हटाना है। और जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो गई, फूल पुष्प बन गया, फल बन गया, तब आप क्या कर लोगे, इस बैग को हटा देते हो। समझ में आ गया, तो ये क्या होगी, बैगिंग होगी। तो यहाँ पर परागण की क्रिया तो हुई, लेकिन कैसे भी कृत्रिम संकीकरण आपने कराई, आपने जो चूज करा है पुष्प उसके लिए उस तरीके से आपने परागण की क्रिया करा दी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। चलिए फिर, तो ये आपके लास्ट टॉपिक थे इसके परागकण के। ठीक है, तो द्विनिषेचन आज हमने पढ़ा और ये बैगिंग इस तरीके से होती है। ठीक है, इसको ढके के रख देंगे, जब तक फल भी नहीं हुआ तब तक भी ढक के रखते हैं, फल तक होने तक ढक देंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, परागकण निषेचन सब हो जाए इस बैग के अंदर ही, और आपको जैसा फल चाहिए, जैसी संतति चाहिए वैसी आपको प्राप्त हो सके। तभी तो हमने कृत्रिम संकीकरण की सहायता ली है।